हेलो एवरीवन। हम धे का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, ठीक है। और हमने 78 क्वेश्चन तक कर लिया था। 79 का आंसर मैंने बता दिया था, जो कि सामने दिख भी रहा है। पर इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। तो ये थी 1956 की औद्योगिक नीति। तो ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो आई थी इस सन में 1948 में, ठीक है। और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। जिसमें क्या किया गया था, निजी एवं सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उनके लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करते हुए मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, ठीक है। बाद में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1956 में। और इसमें ही उद्योगों को सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई। किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो ये एक समिति थी फेरवानी करके, फेरवानी, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पे हुई थी। समिति बनी थी 1991 में और इसकी स्थापना तभी 92 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक है। कौन सा बैंक? IDBI, ठीक है। ये बैंक इसका मुख्य प्रवर्तक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। मिलान करना है, ठीक है। कपाट के बारे में पूछा है, FRBM के बारे में पूछा है। FRBM तो 2003, ठीक है। FRBM 2003 पता है। फेमा 2000, क्या 2000 ठीक है? हाँ, फेमा 2000 ठीक है। और एग्जिम बैंक ये हो जाएगा 82, ठीक है। थोड़ा पता है और थोड़ा नहीं पता है, काम बन जाएगा अपना, ठीक। तो जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कपाट का गठन कब हुआ? 86 में हुआ। तो ये कपाट को मिला दीजिए, 86 है। कपाट का फुल फॉर्म क्या है? जन सहयोग एवं ग्रामीण औद्योगिक विकास परिषद। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से फेमा एक्ट लाया गया था। सॉरी, फेमा नहीं, FRBM एक्ट लाया गया था। तो इसको लोकसभा द्वारा 2003 में पारित कर दिया गया था और 2004 में इसे अधिसूचित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फेमा है, फेमा का 2000 है, ठीक है। फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो था फेमा को FERA की जगह 2000 में लाया गया था। FERA की जगह 2000 सन में लाया गया था। और एग्जिम बैंक क्या है? भारतीय निर्यात आयात बैंक 82। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछना मतलब वेरी ऑब्वियस, ठीक है, पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आगे चलते हैं। पूछा है गोरपोया समिति। समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिस्ट बनाइए फटाक से आज अभी। ओके, तो ये किस लिए थी? ये तो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए थी और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1991 में दी, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों की राजधानी उरैयूर जो थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? इसके अलावा और कौन कौन सी थी जो प्रारंभिक थी? इनका नाम है मनलूर, ठीक है, मनलूर, ये प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद उरैयूर बनी और उसके अलावा तंजावुर भी बनी, जिसे तंजौर कहते हैं। और जो उरैयूर थी वो कपास के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 हो गया। ये ले क्वेश्चन ज़रूर से नोट कर लीजिए। चोलों की राजधानी ज़रूर पूछता है, समितियाँ ज़रूर पूछता है, प्लीज़ नोट करिए इसे, ठीक है, अपने पर्सनल नोट्स में जहाँ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मिलान करना है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड, ठीक। और लोथल से क्या मिला है? फारस की मोहर। फारस की मोहर ऑब्वियस क्यों है लोथल से मिलना?
क्योंकि ये यहाँ पे डॉकयार्ड था, तो मतलब शिप्स आती थी, तो ऑब्वियसली बाहर से जो भी कनेक्शन होगा वो ऐसी जगह से ही हो सकता है जहाँ पे बाहर कंट्री के शिप आ सकें। ठीक है, हम ये याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ठीक है, कालीबंगा क्या है, अग्निकुंड मिला है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, और लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान, क्या मिला है, अग्निकुंड। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है ना, कालीबंगा में मतलब। और वैसे भी मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए जो ट्रिक मैंने सोची, वहाँ पे बंगा मतलब चूड़ियाँ होती है ना, ठीक है, तो काली चूड़ियाँ मिलती थी। तो चूड़ी कैसे बना रहे हैं लोग, अग्नि चाहिए उसके लिए, आग चाहिए, तो वो कुंड में जला जला के, ठीक है, चूड़ियाँ बना रहे हैं। बनावली, हल्की आकृति, बनावली में क्या है, हल्की आकृति, बना ली। ठीक है, हल्की आकृति बना ली। ठीक है, इससे याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। इंद्र वैदिक कालीन देवताओं में वरुण को इंद्र तथा अग्नि के बाद तीसरा प्रमुख देवता माना जाता था। वरुण जल तथा समुद्र का देवता तथा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। तो ये तो ठीक है कि 85 का डी आंसर है, पूषण नहीं होगा। हाँ, ये गलत लगा दिया है मैंने, पूषण नहीं है इसका आंसर, ये आंसर है वरुण। ओके, तो इनको और किस किस चीज़ का देवता माना जाता था, जल का, ठीक है, और समुद्र का, समुद्र, ठीक है, इनका देवता माना जाता था। और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, इसे असुर भी कहा गया है, असुर भी कहा गया है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि देवता है, इनको असुर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86। ओके, मिलान करना है फिर से, ठीक है। प्रशस्ति, ठीक है, अभिलेख, इम्पॉर्टेंट, स्टार कितना लगा दूँ मैं इसमें, 5, 6, 7, ठीक है। अभिलेख 100% आता ही आता है। हो सकता है चलिए इस साल ना आए, अगले साल आए, अगले साल नहीं आएगा, उसके अगले साल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में। और पीसीएस का, आरओ का तो फेवरेट क्वेश्चन है अभिलेख। ओके, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र, ठीक है। प्रयाग में ना 3 नदियाँ मिली, ठीक है, 3 नदियाँ, इतनी ज़्यादा मतलब हद हो गई, इतना पानी पानी हो गया कि वो समुद्र जैसा मतलब वहाँ बन गया, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र। ओके, विल्सड स्तंभलेख, अब विल्सड का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, ठीक है। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। उसके बाद भीतरी स्कंदगुप्त, भीतरी स्कंदगुप्त, और पूना ताम्रपत्र, प्रभावती गुप्ता। ये 2 नाम मुझे नए नए लग रहे हैं, एक विल्सड और पूना ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ठीक है। पूना को बोलते हैं, पूना को पूना ही बोलते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक बात है। तो प्रयाग में इतना पानी बहा कि वहाँ समुद्र जैसे हो गया, 3 नदियाँ आके मिल गई, समुद्र जैसा हो गया। विल्सड, कुमार जो गुप्त थे उनको थोड़ी लगता अंग्रेजी आती थी, विल्सड नाम दे दिया उन्होंने। भीतरी स्तंभ, भीतरी स्कंदगुप्त, ठीक है। पूना ताम्रपत्र, प्रभावती, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे कहीं नोट करिए 86 क्वेश्चन को। 87 क्वेश्चन पूछा है, महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वनिवेश से कर सकती हैं, तो ठीक है 5000 करोड़ का है। जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, या 25,000 करोड़ के औसत वार्षिक कारोबार हो को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये औसत वाला कई है, इसमें कई मतलब वो है टर्म्स हैं। तो फिलहाल निवेश की बात पूछा है तो हम 5000 करोड़ मानेंगे इसे, ठीक है। आंसर हो गया हमारा। 88 पे आ जाइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक। मैंग्रोव
लवण सहिष्णु समुदाय है जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर कितना होता है, वर्षा का स्तर होता है 100 से 300 सेंटीमीटर, 100 से 300 सेंटीमीटर। ये बता रहा है मैंग्रोव के जो भी मैंग्रोव होने की कंडीशन बता रहा है। हाँ, अगर वहाँ पे 100 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है और तापमान 26 से कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव का आवरण, अब ये देखिए मैंग्रोव का आवरण कितना है, 4,992, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर है, यानी 4,992। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ मैंग्रोव है, इसके अलावा मतलब इस क्वेश्चन में और क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं ये बता रहा है। तो पश्चिम बंगाल तो है ही, गुजरात है ही, और अंडमान निकोबार है ही, और आंध्र प्रदेश है ही, ठीक, ये 4 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, फिर से मिलान करने को पूछा है, ठीक, तो हमें क्या पता है, हमें पता है हीरा के बारे में, रूस, ठीक है, ये हमें पता है। लोहायस्क ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, प्राकृतिक गैस मिलती है, और सोना कहाँ है, चीन में, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, प्राकृतिक गैस अमेरिका, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, सोना कहाँ है, चीन में, और रूस में हीरा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, पूछा है मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुद्रास्फीति की जो माप है वो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2 आधार पे की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक WPI बोलते हैं और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको CPI बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की माप WPI और CPI दोनों आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं किया जाता है, यानी इसमें जो है वो सेवा पे जो भी सेवा की कीमतें जो होती हैं उस पे उसको शामिल नहीं किया जाता, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यानी कि CPI में वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें सेवा नहीं होगी, WPI में सेवा नहीं होगी, मतलब उसमें जो भी परिवर्तन वगैरह है, और CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है, ठीक है। बहुत छोटा सा फैक्ट है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। इतना ही पता होने पे एक क्वेश्चन सही हो जा रहा है, इसलिए ये WPI से अधिक व्यापक माना जाता है, यानी CPI इसीलिए WPI से व्यापक माना जाता है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, ओके। पूछा है कि किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है। तो ठीक है, WTO है। वैसे भी देखिए व्यापार की बात हो रही है ना, व्यापार, ठीक है, और ये प्रतिबंध वगैरह लगाने का काम WTO ही करता है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1995 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य ही है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये 2011-12 में जोड़ा गया था। धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया? 2011-12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, मिलान पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया में स्थान पूछा है। मुझे लगता है अगर अभी आरओ का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें रूस से रिलेटेड कुछ पूछ देगा। रूस में जो इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया की जगह रूस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूस से रिलेटेड बहुत कुछ हुआ अभी रिसेंट में। इसी तरह और भी देश जो बहुत हाईलाइट रहे, ठीक है, उनके भी बारे में पूछ सकता है ये। तो खैर हम ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। तो वीपा किस लिए है? बॉक्साइट के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। ब्रोकन हिल किस लिए है? जस्ता, चांदी, लेड के लिए, ठीक बात है। और पिलबरा किस लिए है? लौह अयस्क, लोहे को ना जलाना पड़ता है, बराना, हम लोग बोलते, हमारे साइड में बोला जाता है कि बराना पड़ता है, बराना मतलब जलाना, ठीक है, तो पिघलाना पड़ता है, पिलबरा, जला के उसको पिघलाना पड़ता है, पिलबरा लोहा अयस्क, लोहे को, और तब वो कुछ जाके बनता है उससे। और हिल है ब्रोकन हिल, ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रोकन हिल होगा उसमें से उतना आसानी से जस्ट लेड और चांदी वगैरह निकालना आसान होगा। टूटी हुई है ना, आराम से निकाल लिया जाके। वीपा बॉक्साइट, वीपा बॉक्साइट। और ओलंपिक डेम खान, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ जो भी ओलंपिक में खिलाड़ी हैं, वो जो भी कभी जीत के आते हैं गोल्ड वोल्ड, तो उनके साथ ऐसे ही मतलब बिहेव किया जाता है जैसे उनसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। यूरेनियम अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो उन्हें यूरेनियम से जोड़ दीजिए। ओलंपिक में हमारे यहाँ जब भी कोई खेल के आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उसकी तरह उसको सबसे इम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? यूरेनियम, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क के दक्षिण में स्थित है। तो पहला जो है वो तो सही है, ठीक है, और दूसरे वाले में दिक्कत ये है कि ये दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है, ठीक है। ओके, 8 राज्यों से गुजरती है, क्या हम जानते हैं। भारत को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी जानते हैं। और उन 8 राज्यों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं ही बता दे रही हूँ, क्या दिक्कत है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, ये 2 हो गए, गुजरात राजस्थान अगल बगल, ठीक है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बीच के 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 3 राज्य, उसके बगल में एक पश्चिम बंगाल, ये लाइन से सब राज्य हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और लास्ट के 2 त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। ओके, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 96। सिंधु नदी बहती है, अब ये किन 2 हिमालय श्रृंखलाओं के बीच से, श्रेणियों के बीच से निकलती है, तो ये हो जाएगा लद्दाख एवं जास्कर। देखिए, ये अपना भारत, ऐसे मान लीजिए कुछ, ठीक है, तो ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर, ठीक। तो हमने इसके बीच में से सिंधु नदी बहवा देनी है, मतलब चल रही है अपनी सिंधु नदी। तो पहला वाला छोड़ दीजिए, काराकोरम छोड़ दीजिए, लद्दाख और जास्कर इसके बीच में से है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पाई जाती है, जो कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु नदी से सतलज तक पाया जाता है, जो कश्मीर हिमालय का विस्तार है वो सिंधु से सतलज नदी तक पाया जाता है, ठीक है। और इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। करेवा स्थलाकृत जो कृति है, स्थलाकृति है, वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा 95 में देखिएगा, करेवा की बात कर रहा है, ठीक है। करेवा भू आकृति की बात कर रहा था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी। 95 जो क्वेश्चन है, अभी हम सिंधु वाला नदी वाला देखते हैं, ये वाला देख लीजिए, 95 वाला पूछा है। करेवा आकृति जो है, एक सेकेंड इसे थोड़ा क्लियर कर दूँ। हाँ, ये करेवा जो आकृति है वो कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर में पाई जाती है। और करेवा का अर्थ क्या होता है? उच्च पठारी भूमि। और यहाँ पे खेती किसकी की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 आ जाइए। सिंधु नदी की बात हम कर रहे थे, ये भारत हो गया अपना, मान लीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो इन दोनों के बीच से होके गुजरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खवान कहते हैं, सिंगी खवान। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, जो लद्दाख जास्कर श्रेणियों से के मध्य से होके होती हुई बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब इसमें 2-3 बातें हमें फैक्ट मिल गई। पहला तो ये कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर है, ओके। उसके अलावा इसे तिब्बत में सिंगी खवान कहते हैं। इसके अलावा ये पूर्ववर्ती नदी है। ये जो सिंधु नदी है, कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखें। और ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है, ये भी पूछ देता है सेंटेंसेस में बना के कि गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये करती है। क्वेश्चन नंबर 97, ओके। फिर से हमें मिलान करना है। तो शिलांग पठार क्या है? शिलांग पठार जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन है, शिलांग पठार, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन है। आर्द्र क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, फिर उसके बाद गर्मी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश होती है तो गर्मी नहीं होती है, गर्मी और वो उतना सूख ही नहीं पाता है, और उसके बाद वहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है इस वजह से, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्या है? ज्वारीय वन है। और पश्चिमी घाट का एक, जैसे ये मान लीजिए भारत है, ये क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट है सटा हुआ, और इसके इस साइड पे ये है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये कैसा है? शुष्क मानसूनी वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है। और जो पश्चिमी घाट है वो हमने देख लिया, पश्चिमी जो ढाल है वो कैसा है? आर्द्र है, आर्द्र मानसूनी वन है। और जो इसका ये वृष्टि छाया क्षेत्र है वो कैसा है? वो शुष्क है, ठीक है, मानसूनी वन। ये तो हो गया। पश्चिमी घाट को हमने देख लिया। शिलांग पठार जो है वो सदाहरित है। शिलांग पठार किस साइड में है? भारत का जो इस वाला, ये वाला एरिया है ना, इधर साइड है। और यहाँ पे भी अच्छी खासी बहुत बारिश होती है, तो ये हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, धारणी विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तो ये रियो 20 में सम्मेलन में किया गया था। धारणी विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2010 में, ठीक है, रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। यह सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था, ओके, ब्राज़ील में हुआ था। धारणी विकास की वह अवस्था है, इसको ध्यान से सुने। धारणी विकास की वह अवस्था है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है किसी को ना पता हो इसका डिफिनीशन, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एज इट इज़ आता है, तो इसको ध्यान में से सुने कि धारणी विकास की वह अवस्था है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए धारणी विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अच्छा, एक चीज़ इसमें दी हुई है, जैसे मैंने अभी बोला कि धारणी विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2010 में रियो सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, और इसमें 2012 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो, एक बार अपने से देख लीजिएगा कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। और एक सम्मेलन हुआ था 2012 में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। वहाँ पे इसमें लिखा है कि वहाँ पे ये पारित हुआ था, संपन्न हुआ था, ठीक है। एक बार अपने से ये क्वेश्चन ज़रा एक बार खोज लीजिए क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इसकी परिकल्पना किसने दी थी? टांसले ने दी थी। ये बिल्कुल सही है, टांसले भाई साहब ने दी थी। 1935 में संकल्पना प्रस्तावित की थी, 1935, ओके। जैव मंडलीय
पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है। विभिन्न पारितंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। मतलब ये कि जब एक से दूसरे जानवर तक, मतलब जानवर या जो भी एनिमल, जो भी कह लीजिए, जो उत्पादकता है ना, जैसे मान लीजिए हिरन को शेर ने खाया, तो उसमें जो ऊर्जा है, जो उत्पादकता है, वो जो ट्रांसफ़र हुई है वो सिर्फ 10% ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा उसका 10% अगले को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसे 10% का नियम कहते हैं। यह नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। लिंडेमान, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या है? पारिस्थितिक अनुक्रमण। रूपांतरण की बात कर रहा है। अनुक्रमण क्या होता है? किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण, बदल जाना, समय के साथ बदल जाना, ठीक है। इसे किसने दिया था? क्लीमेंट भाई साहब ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। ये 1961 में इसकी परिभाषा इन्होंने दी थी। बायोडाइवर्सिटी, WG रोजन, ठीक है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड F दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक का नाम भी दिया है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। क्या है? अ डिफरेंट, DIFFERENT काइंड, KIND ऑफ कंट्री, COUNTRY, ठीक है, उन्होंने दिया था। ओके। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोजेन के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, ठीक। ओके, देखिए क्या हुआ था, जो दासमैन जी थे, ठीक है, दासमैन थे, उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था उसको शब्द को दिया था, यानी जैव विविधता को दिया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक में भी उसको लिखा था, दासमैन ने, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो शब्द है उसको परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी किया था किसने? रोजन जी ने, रोजन ने, ठीक है, ये इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 100। IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति संरक्षण की बात कर रहा है, एक बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने वाली लाइन नहीं है ये। प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के बारे में काम, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है, ये वाला सही नहीं है। ये IUCN जो है वो रेड डाटा बुक लिस्ट जारी करता है, सबको पता होगा। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा दिया गया है, ये इसका अंग नहीं है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है ये, और इसे पर्यवेक्षक का दर्जा हुआ है, कहाँ मिला है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है, ठीक है, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन, तो ये मीथेन गैस से होता है, सॉरी उल्टा गलत बोल दिया मैंने। मीथेन एक हरित गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है, इसे मार्श गैस कहते हैं। ये कहाँ से होती है? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स, ठीक है, और मीथेन के उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है, ये सभी हैं, ठीक है। देखिए धान के खेत से भी होता है, धान के खेत भी आंसर हो सकता था, लेकिन वो पूछा है प्राकृतिक स्रोत, और धान का खेत प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है, तो ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता, लेकिन निकलता इन सब से है मीथेन। तो प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन का लगभग 76% भाग आर्द्र भूमि से, बात परसेंटेज की है, ठीक है, सब 76% किससे सबसे ज़्यादा होता है? तो आर्द्र भूमि से होता है। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो जूल मूल मात्रक नहीं है,
किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है, जैसे कि लंबाई में मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ देता है कि मिलान कीजिए। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ का मात्रक मूल। जबकि जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। यह मूल मात्रक नहीं है, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ओके, पहला दिया है कि इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा दिया है इसके आकार पर निर्भर करता है। तीसरा दिया है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसके द्रव्यमान पर, ये इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलो केजी। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पूछा है कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है CU प्लस AL। ठीक है। कृत्रिम सोना ये सेकेंड, कृत्रिम सोना CU प्लस AL। ओके। जर्मन सिल्वर को किससे करते हैं? जर्मन सिल्वर जो पहला वाला है वो जर्मन सिल्वर है। ठीक है। CuZnNi और जो Cu प्लस Sn है ये है, इसको बोलते हैं बेल मेटल, बेल या बेल जो भी कह लीजिए। ठीक है। और जो तीसरा वाला है Cu प्लस Fe प्लस Ni, इसको क्या कहते हैं? मोनल मेटल, मोनल MONEL, मोनल मेटल। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है अभिकथन में कि पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है, तो ये गलत है। पारा, अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे पास थर्मामीटर है क्या उसको वो चांदी का है? नहीं ना, तो ये अपने आप गलत हुआ कि पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है। पारा चांदी जैसे सफ़ेद धातु है, इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। पॉइंट टू बी नोटेड, पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? सिनेबार है, सिनेबार। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। ओके। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। इम्पॉर्टेंट, अमलगम बनाता है। पारा क्या करता है? अमलगम बनाता है। अमलगम बनाता है अन्य धातुओं के साथ मिलकर। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा कि पारा को लोहे के साथ रखा जाता है क्योंकि ये अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है। लोहे के पात्र में रखा जाता है, साथ रखा जाता है, व्हाटएवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, काली खांसी रोग का प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है? काली खांसी हीमोफिलस पर्टूसिस नामक परजीवी से होता है। हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। अब खांसी है, ठीक है, वो तो खुद ही कह रहा है कि हम खांसी है, खांसोगे तो क्या होगा? हवा से चीज़ें फैलती हैं। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी टीका यानी DPT का टीका लगवाया जाता है। DPT का पहले ज़्यादा दिखता था ये, अब तो मुझे पता नहीं है इतना दिखता है या नहीं इस तरीके का रोग। क्वेश्चन नंबर 107 पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2006 में। ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस ये है कि पूछा है कि पंचायत मित्र योजना कब आई, तो मतलब कब शुभारंभ हुआ, तो ये हुआ 2006 में। क्वेश्चन नंबर 108 देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अच्छा, तो इसमें यह है देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसान विकास पत्र की शुरुआत जो हुई थी वो 1988 से हुई थी, बहुत पुराना है। ठीक है। वर्ष 2011 में
वर्ष 2011 की बात कर लीजिए तो उस समय श्यामला गोपीनाथ समिति, इम्पॉर्टेंट, क्या नाम है, श्यामला गोपीनाथ, श्यामला गोपीनाथ, ठीक है। श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था। श्यामला गोपीनाथ ने क्या किया, 2011 में इसको बंद करवा दिया। लेकिन 2014 में इसका पुनः आरंभ किया गया। ज्ञातव्य है कि किसान विकास पत्र में निवेश की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है, क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है, तो ये होती है 0%। इसमें कोई और ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इतना ही है कि इसमें सिल्वर की मात्रा होती नहीं, बस नाम ही क्विक सिल्वर है, वो तो होता नहीं है। कुछ लोगों का नाम ही अपोजिट होता है, होगा कुछ सुखी राम और हमेशा दुखी राम रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ST की बात कर रहे हैं, सिने, ठीक है, तो ये कौन सा है, बागपत हो जाएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर से एक बार अपने मैप पे नज़र देख लीजिएगा, नज़र दौड़ा लीजिएगा, बागपत कहाँ है, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पे सबसे कम ST हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 ओके 111 वटेवर, किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, तो वो है 20 लाख। अब ये 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम में ये कब आया था, ये आया था 1992 में, 1992 में। अनुच्छेद कौन सा लगता है, 243B, ठीक है, पंचायत वाला 243B में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, बनाइए एक ट्रायंगल, ठीक है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला, ठीक है, 3 हो गए। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, 20 लाख याद रखिए, 20 लाख। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 112, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है। अब ये तो मतलब वैसे भी सब रटने वाले क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल से रट लीजिए कि आंतरिक अशांति, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा लगेगा आपातकाल का, 352, 352। कौन कौन सा आधार है इसमें, बाकी 3 है, जो युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, इसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। मूल संविधान में आंतरिक अशांति भी आपातकाल के आधार के रूप में वर्णित था, ये पहले था, ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, सब याद करते जाइए, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक, ओके, इसकी जगह पे आंतरिक अशांति के आधार के जगह पे क्या आ गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, आ जाइए हमारा क्वेश्चन 113। ओके, तो पूछा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का मामला उठे तो संविधान के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। तो ठीक बात है, बात यह है कि विधानसभा में, ठीक है, जो सबसे मेन पर्सनालिटी होगी वो विधानसभा अध्यक्ष होगा, ठीक है, वो जो कहेगा वही होगा। 10वीं अनुसूची के तहत जो भी निर्भरता का मामला होता है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, ठीक है, और ये हो गया। फिर उसके बाद है कि उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्भरता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति हो जाएंगे और एवं विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। कब बोला, 1992 में उच्चतम न्यायालय ने बोला। अरे नेता वेता होंगे ना, तो मतलब कुल मिला के नेताओं की बात आ जाती है, अब वो अपना मनमानी करने लगेंगे, बात तो ये है,
कि कुछ भी कर रहे हैं तो इसलिए न्यायिक समीक्षा होना ज़रूरी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, मतलब ऐसा नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट का कुछ अपना कहना था जिसके अनुसार न्यायिक समीक्षा हो सकती थी। 1992 में उन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये था भाग 4। कौन सा भाग लगता है डीपीएसपी में? कौन सा भाग लगता है? भाग 4 लगता है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब, और अनुच्छेद कौन सा लगेगा? 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित विधेयक। अब ये बताइए, जब लोकसभा ही विघटन हो गया, उसका ही विघटन हो गया, तो विधेयक का क्या? अगर ये यहाँ तक भी है कि वो तो समाप्त होगा ही होगा, चाहे वह पेश किए हुए हों मतलब लोकसभा में, और या फिर राज्यसभा को भी भेजा गया, तब भी उसका निलंबन हो जाएगा। जबकि राज्यसभा में अगर लंबित होगा विधेयक, तो जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है, लेकिन लोकसभा विघटन हो गया, ठीक है, और वो पेश भी किया गया था वहाँ पे, ठीक है, और हम उसका विघटन हुआ जैसे ही, तो वो वहीं पे समाप्त। और मान लीजिए लोकसभा का विघटन भी हुआ, लेकिन जो विधेयक था वो विधेयक राज्यसभा को गया हुआ था, लेकिन तब भी वो समाप्त हो जाएगा कि भैया हम ही मेन हैं, हम ही नहीं रहे तो तुम कैसे। और लेकिन उल्टा हो जाता है बिल्कुल राज्यसभा के मामले में। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होगा। मान लो कोई विधेयक राज्यसभा में गया और वहाँ पे लंबित है, मतलब वहाँ पे अभी रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे राज्यसभा ने तो पारित ही नहीं किया अभी। वो कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं ना जो पहले राज्यसभा में आते हैं फिर लोकसभा में जाते हैं, तो राज्यसभा से तो निकल गए, लेकिन लोकसभा विघटन था, तो ऐसा नहीं होगा कि अब वो समाप्त नहीं होगा, सॉरी उल्टा बोलिए, समाप्त होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा से निकला है, लेकिन क्योंकि लोकसभा अभी विघटन में है, तो ऐसा नहीं है कि वो विघटित हो जाएगा, वो विघटित नहीं होगा, विधेयक विघटित नहीं होगा, ठीक है, वो समाप्त नहीं होगा जब तक लोकसभा उसे देख ना ले, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, मैंने थोड़ी सी खिचड़ी पका दी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। जो लास्ट लाइन मैंने बोली ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? तो ये 2009 में कर दिया गया था। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये जो पहली वाली है, ये कब आई थी? इसका शुरुआत कब हुआ था? 2006 में, ठीक है, ये 2006 में आए। कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश में आया था, ठीक है। तो ज़िला कौन सा था? अनंतपुर, ठीक। और 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। इस योजना में कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियों को रखा गया है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। आप ये है कि अगर पर्टिकुलर डे के अंदर उसको उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली तो उसका हर्जाना देना होगा, और अगर पर्टिकुलर क्या कहते हैं डिस्टेंस से ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है नंबर्स, तो आप देख लीजिएगा मनरेगा के टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखिए मनरेगा बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है, लेकिन तब भी इस पे आता है क्वेश्चन। और ये जो कोविड हुआ था उस टाइम पर मनरेगा का बहुत, कोविड के थोड़ा बाद मतलब मनरेगा का बहुत वो चर्चा में था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है मनरेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 117, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से कुसुम योजना प्रारंभ किया गया था। देख रहे हैं, बस ये ध्यान दीजिए कि योजनाएं कितनी पूछता है। एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, अभी आगे भी हो सकता है। योजना, कुसुम योजना, इसको कई बार मैंने सुना है कुसुम योजना, तो ठीक है। कुसुम योजना में पहले क्या है ये तो देख लीजिए कि सौर ऊर्जा की स्थापना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से
प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। ठीक है। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किसानों, पंचायतों एवं सहकारी समितियों का समूह आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, लूसेंट में मिलेंगे। और अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र वाला जो पोर्शन है वो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली उससे बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इसी टाइप के वन लाइनर या छोटे छोटे क्वेश्चन या डिफिनीशन या फिर समितियाँ और क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत वगैरह किसने दिया। ठीक है। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1992 में की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 119, कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ये निर्विरोध इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 120, तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है, जिसे पत्तियों में वांछित रंग, गंध और तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 121, जनगणना के बारे में पूछा है, कौन सा सही है? भारत में शिशु लिंगानुपात, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सही होते हैं, मैं 100% नहीं कह सकती, पर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है। तो भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 में 6 जो वर्ष है में 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। अब ये थोड़ा पचाना मुश्किल है कि सबसे इतने सारे राज्य हैं, लेकिन शहरी शिशु लिंगानुपात के मामले में नागालैंड है। और न्यूनतम में कौन है शहरी शिशु लिंगानुपात में? हरियाणा है। कितना है? अच्छा, ये नागालैंड में कितना है टोटल? पहले 979, ये इसमें